हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका मेडिक्विज हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम सेशन 2 लेके आए हैं एमसीक्यू का, कुछ और नए एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज 78 ईयर एक ओल्ड क्लाइंट है, इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ माइल्ड क्रोनिक हार्ट फेलियर, जिसको हार्ट फेलियर है और वो एडमिटेड है। द नर्स एक्सपेक्ट टू हियर व्हेन लिसनिंग टू क्लाइंट्स लंग्स। एक नर्स है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगी जब वो पेशेंट के या क्लाइंट के लंग्स को हर्ट करेगी। ओ क्रॉनिक हार्ट फेलियर, अगर वो पेशेंट क्रॉनिक हार्ट फेलियर का है तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जनरली अपने को देखने को मिलता है जब एयरवे का जो पाइप या जो अंदर के जो उसकी विड्थ है वो कम हो जाए। वो अपने जितने भी सीएनएस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज, उनमें देखने को मिलता है। तो स्ट्राइडर उसको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, क्रैकल्स। क्रैकल्स अपने को देखने को मिलेगा तब जब भी अपने रेस्पिरेटरी जो पाथवेज हैं या रेस्पिरेटरी जो भी पूरा सिस्टम है, पहले ये देख लेते हैं इससे पहले कि क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है क्या। क्रोनिक हार्ट फेलियर में हमेशा पल्मोनरी एडिमा होगा। फ्लूइड जो होगा वो कलेक्ट होगा और पल्मोनरी कैपिलरीज में चला जाएगा, वहाँ से पूरा फ्लूइड लंग्स में या उसके आसपास में पूरा कलेक्शन होगा, जिसको अपन पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। पल्मोनरी एडिमा के बाद में जब भी अपन इंस्पिरेट करते हैं, एक्सपीरेशन आउट ऑफ ऑक्सीजन या CO2 को निकालना और इंस्पिरेट अपन CO2 को या O2 को जब इंस्पिरेट करते हैं, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन, जब भी इंस्पिरेशन होगा उस दौरान जो साउंड क्रिएट होता है उसको क्रैकल्स बोलते हैं। तो क्रैकल्स पल्मोनरी एडिमा की वजह से होता है और पल्मोनरी एडिमा क्रॉनिक हार्ट फेलियर में होता है। तो ये एक राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विजिंग। विजिंग हमेशा आपके अस्थमा या COPD पेशेंट में देखने को मिलेंगे, इसको विस्लिंग भी कहते हैं, आप देखते भी हैं। तो विजिंग CHR में नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट, फ्रिक्शन रब्स, ये पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलती है, ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर में नहीं। तो राइट आंसर इज बी, क्रैकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल हु इज हॉस्पिटलाइज फॉलोइंग अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। राहुल है जिसको MI हो गया है, जिसको एडमिट किया गया है। अब वो नर्स से एक क्वेश्चन कर रहा है, आस्क द नर्स व्हाई ही इज टेकिंग मॉर्फिन। उसको मॉर्फिन दवा दी जा रही है, वो पूछ रहा है कि मॉर्फिन क्यों दे रहे। तो नर्स उसको क्या एक्सप्लेन करेगी। डिक्रीज एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, पहला ऑप्शन है। तो जो बेंजोडाइजोपिन्स होती है, जो अपन साइकेट्रिकली ट्रीटमेंट या साइकोटिक ड्रग्स दी जाती है, वो कम करती है एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को, ये मॉर्फिन नहीं करती। मॉर्फिन आप जनरली जानते हैं ओपियोइड ड्रग है जो कि पेन किलर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रिवेंट शॉक्स एंड रिलीव्स पेन। रिलीव्स पेन, यस, ये हो सकता है। पेन की वजह से फिर शॉक भी कम होगा, आदमी थोड़ा दर्द में कम रहेगा तो शॉक को भी प्रिवेंट कर सकता है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन देखते हैं अपन आगे। डायलेट्स कोरोनरी ब्लड वेसल्स। कोरोनरी ब्लड वेसल को डायलेट ये कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स करते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, ये मॉर्फिन नहीं करती है। नेक्स्ट, हेल्प प्रिवेंट फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट। फिब्रिलेशन एक बहुत ही इमरजेंसी चीज़ होती है। फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटी प्लेटलेट एंटी कोगुलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। एंटी प्लेटलेट जैसे कि एस्प्रिन, वो तो मॉर्फिन का इसमें रोल नहीं है। तो राइट आंसर इज बी, प्रिवेंट शॉक एंड रिलीज पेन। Next question, which of the following should the nurse teach the client about the sign of digitalis toxicity। डिजिटलिस ऐसी दवाएं हैं जो हार्ट फेलियर में यूज रहती है। हार्ट फेलियर में जनरली एडिमा होता है, तो ये एडिमा को रिलीव करती है, स्पेशली पेरिफेरल एडिमा वगैरह को। तो ये ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन सी डिजिटल टॉक्सिसिटी का साइन है जो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने, इंक्रीज एपेटाइट। एपेटाइट यानी भूख, भूख को बढ़ाना। डिजिटली इसकी वजह से भूख नहीं बढ़ती है, स्टोमक को अपसेट करती है तो भूख कम होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना एंड नोजिया होना। तो एनोरेक्सिया होता है, इससे एपेटाइट इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज ही होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बिल्कुल नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया, ये आपके एडिमा को रिलीव करती है, तो ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। ये हाइपोटोनिक होती है, हाइपोटोनिक फ्लूइड की तरह काम करती है। तो हाइपोटेंशन करती है, सॉरी, हाइपोटोनिक फ्लूइड की तरह नहीं। तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इज नॉट अ राइट आंसर। नेक्स्ट, स्किन रेस ओवर द चेस्ट एंड बैक। इसकी वजह से स्किन रेसेस वगैरह एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं होती है। नेक्स्ट, विजुअल डिस्टर्बेंस सच अ सीइंग येलो स्पॉट्स, बिल्कुल ये राइट आंसर है। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो राइट आंसर इज डी, विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज ये सीइंग येलो स्पॉट्स। येलो स्पॉट्स की जगह कलरफुल स्पॉट्स और भी हो सकते हैं, बट येलो मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्स है जो अपने क्लाइंट विद हार्ट फेलियर टू टेक ओरल फ्रूसेमाइड इन द मॉर्निंग, द रीज़न फॉर दिस टू हेल्प। ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक नर्स है जो अपने क्लाइंट को बता रही है कि आपको फ्रूसेमाइड लेना है लेकिन मॉर्निंग में लेना है, ऐसा क्यों, ये इस सवाल पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिटार्ड रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये बोल रहा है कि रिटार्ड रैपिड, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप फ्रूसेमाइड लेते हैं, सोडियम कैल्शियम जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, मिनरल है, ये उसको जल्दी से एक्सक्रीट करता है, ये एब्जॉर्ब तो होने ही नहीं देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, एक्सक्रीट एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेटेड एट नाइट। बिल्कुल, जब आपका फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, जनरली फ्रूसेमाइड का जो एक्शन और टाइम ऑफ एक्शन है वो 2 से 3 घंटे बाद होता है जब भी आप लेते हैं। तो जब भी आपका फ्लूइड कलेक्ट होगा, वो अगर नाइट में निकलेगा तो वो तो डिस्टर्ब ही करेगा ना, तो वो सही नहीं है। एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेटेड नाइट ऐसा नहीं है, वो 2-3 घंटे बाद, जैसा अगर आपने अभी ले ली दवा तो 2-3 घंटे बाद वो तो एक्शन चालू कर देगी। तो बी इज़ नॉट द राइट आंसर। सी, प्रिवेंट स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग नाइट। बिल्कुल, अगर ये नाइट में ले लेते हैं, मॉर्निंग में नहीं लेकर, तो आपकी ये दोस्त जैसे मान लेते हैं रात को 8 बजे ली, तो ये 2 से 3 घंटे बाद, बोलो 10 से 11 बजे एक्शन चालू होगा। तो 11 बजे के बाद जब ये डाययूरेटिक की तरह एक्शन करेगी तो आपको बार बार नींद से उठना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर कोई एज्ड मरीज़ है, एज मान नहीं सोचें, अगर यंग भी सोचें तो वो भी डिस्टर्ब होगा। उसकी जब स्लीप डिस्टर्ब होगी तो उसका बॉडी मैकेनिज्म पूरा डिस्टर्ब होगा। तो ये एक राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को प्रिवेंट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी ये तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करता है, क्योंकि इसमें सोडियम जो कि बिल्कुल स्टोर नहीं रहता है वो पूरा हाथों हाथ निकल जाता है, पोटेशियम निकलता है, और भी एलिमेंट जो कि अपने प्रॉक्सिमेटल कन्वर्टर ट्यूबुल एंड डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबुल से रीएब्जॉर्ब होते थे, ये एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, टाइमिंग बढ़ा देता है, हेनले लूप से भी जल्दी से चीज़ें निकल जाती है। तो ये डाययूरेटिक इफेक्ट करता है। तो राइट आंसर इज सी, प्रिवेंट स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ थेरेपी फॉर अ क्लाइंट विद पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर। ऐसा पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए जिस पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रखा हो या फिर हार्ट फेलियर हो गया हो। तो ऑप्शन है इनहेंस कंफर्ट। इनहेंस कंफर्ट बिल्कुल हो सकता है, पेशेंट को कंफर्ट में रखना चाहिए, लेकिन जब पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर है, ये एक इमरजेंसी चीज़ है, इसमें कंफर्ट को अपन प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। बिल्कुल ये हो सकता है, कार्डिक आउटपुट जितना ज़्यादा बढ़ेगा तभी पेशेंट को कंफर्ट फील होगा और उसको अपने एबीसी मेंटेन होंगे, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये जल्दी से मेंटेन होंगे। तो इंक्रीज कार्डिक आउटपुट हो सकता है। नेक्स्ट आंसर, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन अगर डिफिकल्टीज है तो उसको ऑक्सीजन पर रख सकते हैं पेशेंट को, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं रख सकते अपन। रेस्पिरेशन सब कुछ है लेकिन उस सिचुएशन में प्रायोरिटी नहीं है। नेक्स्ट, पेरिफेरल एडिमा डिक्रीज। पेरिफेरल एडिमा वैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होता है, लेकिन उसको डिक्रीज करना अभी अपना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा की वजह से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो रही है, हार्ट पे प्रेशर हो रहा है, उसका बिल्कुल वर्किंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग अपने को ट्रीटमेंट लेना है। तो राइट आंसर इज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तभी पेरिफेरल एडिमा, रेस्पिरेशन, उसकी जो पल्स है, सारी चीज़ें, हार्ट की जो रेट है, वो सारे सिस्टमाइज होंगे। अगर आपने उसको कार्डिक आउटपुट ही डिक्रीज हो गया तो फिर पेशेंट ठीक जल्दी हो नहीं पाएगा, स्पेशली पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर में। तो राइट आंसर इज बी, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Priyanka is caring for a client with head injury and monitoring the client with decerebrate posturing. Which of the following is characteristics of this type of posturing? सिंपल सा क्वेश्चन है, डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग क्या होता है, इन्होंने ये पूछा है। तो एक दो तरह की पोस्चरिंग होती है जो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो बता देते हैं। एक होती है डी कोर्टिकेट पोस्चरिंग, एक होती है डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग। ये दोनों ही न्यूरो से रिलेटेड हैं। एक सिंपल सा ट्रिक है जिसको याद रख सकते हैं, डी सेरिब्रेट, इसमें बहुत बार ई आया है तो ई से याद रखें एक्सटेंशन। डी सेरिब्रेट पोस्टिंग में हमेशा एक्सटेंशन होता है, हाथ पाँव, अपना हेड सर सारे एक्सटेंशन में जाएंगे, हर चीज़ एक्सटेंशन। और डी कोर्टिकोड में जाएगा ये फ्लेक्शन में। तो बस सिंपल सा है, इसमें जहाँ भी एक्सटेंशन के बारे में दिया जाए तो डी सेरिब्रेट होता है, और फ्लेक्शन के बारे में पूछा जाए तो डी कोर्टिकोड पोस्टिंग होती है। इसकी कभी अपन इमेज भी अगले वीडियो में इसमें डिसाइड वो करेंगे अपन कुछ। नेक्स्ट करते हैं इसके ऑप्शंस। अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन विद लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन, इसमें फ्लेक्शन दिया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ एक्सटेंशन आता है। अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन विद लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें फ्लेक्शन दे दिया गया है, इसमें अपर और लोअर दोनों में एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आफ्टर स्टिमुलस। बिल्कुल, कोई भी स्टिमुलस होने के बाद में एक्सट्रीमिटीज़ का एक्सटेंशन होना ही डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग में होता है। नेक्स्ट, फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आफ्टर स्टिमुलस।
बिल्कुल नहीं, फ्लेक्जन तो मैंने आपको बता ही दिया, डी कोर्टिकेट में होता है। तो राइट आंसर इज सी, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आफ्टर स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीमेल क्लाइंट इज टेकिंग कैस्केरा सैग्रेडा। ये कैस्केरा सैग्रेडा का मतलब होता है लग्जेटिव्स। जो भी अपन लग्जेटिव्स लेते हैं उसको कैस्केरा सैग्रेटिव्स कहते हैं। लग्जेटिव्स मतलब जो भी आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कराने में ड्रग यूज होती है वो सारे लग्जेटिव होती है। नर्स सीमा इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द फॉलोइंग में बी एक्सपीरियंस अ साइड इफेक्ट दिस मेडिकेशन। तो लग्जेटिव के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं ये अपन आइडिया लेते हैं। पहला जीआई ब्लीडिंग, बिल्कुल नहीं, जीआई ब्लीडिंग नहीं होता है। लग्जेटिव जनरली अपन लेते हैं तो उससे जीआई ब्लीडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये भी नहीं होती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं हो सकती। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प आ सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, बट पेप्टिक अल्सर, जीआई ब्लीडिंग ये दोनों ही नहीं होते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स बिल्कुल आ सकते हैं, मैंने आपको बताया एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, पार्शियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, नहीं, ये बाउल के मोमेंट को बढ़ाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं होता है। तो राइट आंसर इज सी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दीपक ऑर्डर्स अ कंटिन्यूस इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन फॉर द क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक पेशेंट है एमआई का, उसको इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन ऑर्डर किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल नर्सिंग एक्शन। तो कौन सा एक्शन होगा जो मोस्ट इसेंशियल होगा अपने नर्सिंग के लिए। तो ऑन ऑप्शन इज मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट फ्रिक्वेंटली। यूरिन आउटपुट फ्रिक्वेंटली देखा जा सकता है लेकिन बिना ऑर्डर के फ्रिक्वेंटली देखना सही नहीं होगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडिंग होगा या मॉर्निंग या इवनिंग होगा। फ्रिक्वेंटली देखना आई थिंक नहीं होगा, अपन ऐसा सोच सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवर्ली। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रखा है तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर वो भी 4 आवर्ली करना आई थिंक और आपके हिसाब से भी सही नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी वाइज अपन ये ज़्यादातर क्वेश्चन प्रायोरिटी वाइज नोटिस करते हैं, होते सारी चीज़ें सही है लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से प्रायोरिटी लेनी है। तो एवरी 4 आवर्ली आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर क्यों करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्टेनिंग सीरम पोटेशियम लेवल्स डेली। पोटेशियम का लेवल डेली देखना एमआई के पेशेंट में नहीं, अपन डेली नहीं देखेंगे, देख सकते हैं बट फ्रिक्वेंटली नहीं देखेंगे, इसके लिए भी एक टाइम बाउंड होता है। ऑप्टेनिंग इन्फ्यूजन पम्प फॉर द मेडिकेशन, बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज अगर अपन एक इन्फ्यूजन पम्प को ढूंढेंगे या ऑप्टेन प्राप्त करेंगे, पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है उसको नाइट्रोग्लिसरीन चलाने के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन को अपन इन्फ्यूजन पम्प से ही देंगे ताकि उसकी एक डोज होती है जो प्रॉपर मात्रा में पेशेंट को जाए ताकि उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो और प्रॉपर फायदा मिले। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू डी, ऑप्टेनिंग इन्फ्यूजन पम्प फॉर द मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सेकेंड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द क्लाइंट आफ्टर अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम। ऐसा बोला जा रहा है कि एक पेशेंट है जो एमआई का है, वो एडमिट था, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और आज डे 2 है हॉस्पिटल के अंदर। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट, एबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ विदाउट पेन। क्या इसमें बोला गया है कि वो सेल्फ केयर, खुद की छोटा मोटा काम करने में बिना दर्द के एक्टिविटी करने में एबल होगा। वो हो सकता है, होना भी चाहिए। एक दिन हो गया उसका ट्रीटमेंट हुआ है, दर्द कम होना चाहिए तो वो काम कर सकता है एक दिन बाद। नेक्स्ट, सीवियर चेस्ट पेन। सीवियर अगर चेस्ट पेन है तो ये अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डे 1 होता है सीवियर चेस्ट पेन, जब उसको एमआई हुआ उसका ट्रीटमेंट हुआ। अगर मान लो डे 2 है तो हाथों हाथ ये इमरजेंसी है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए बट ये एक्सपेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, कैन रिकॉग्नाइज द रिस्क फैक्टर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इतना जल्दी कोई भी पेशेंट एमआई के रिस्क फैक्टर्स, जो कि कल ही उसको एमआई हुआ और आज उसके सारे रिस्क फैक्टर्स उसको नॉलेज में आ जाए, इतना आसान नहीं है। आ सकते हैं लेकिन बहुत लेट आएंगे, इतना जल्दी नहीं। वो अभी पेशेंट है, एडमिटेड है, इतना वो नहीं सोच पाएगा, ना वो समझ पाएगा। नेक्स्ट, कैन पार्टिसिपेट इन कार्डिक रिहेबिलिटेशन वॉकिंग प्रोग्राम। कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं जो हार्ट हेल्दी प्रोग्राम्स होते हैं, वो इतना जल्दी जा नहीं पाएगा। आज दूसरा दिन एडमिट हुए, उसकी इतनी तबीयत भी अच्छी नहीं है कि वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में चला जाए। तो राइट आंसर इज ए, एबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज विदाउट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 60-year-old client is diagnosed with a right-sided brain attack and is admitted to the hospital. In caring for this client, the nurse should plan to। एक राइट साइडेड पेशेंट का ब्रेन अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, नर्स क्या करेगी इसमें। फर्स्ट ऑप्शन, और एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक स्टॉकिंग्स टू प्रिवेंट फ्लैसिड बाई मसल। इलास्टिक स्टॉकिंग्स को नहीं लगाएंगे अपन वैसे, ताकि मसल में फ्लैसिडिटी नहीं आए, ये ऐसा बोल रहा है। तो राइट साइड ब्रेन है तो उसको अपन एक्टिविटियों, जो एक्टिव मोशंस होते हैं उसके लिए बोलेंगे। अगर इलास्टिक वो चीज़ लगा देंगे तो ऑलरेडी वो पैरालाइज हो जाता है। राइट साइडेड ब्रेन हेमरेज है या अटैक है, इसका मतलब लेफ्ट साइडेड ब्रेन उसका डिस्टर्ब हुआ है। तो इलास्टिक स्टॉकिंग अभी नहीं लगाएंगे, अभी उसको
फिजिकल एक्सरसाइज करने की, जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती है, एक्टिव मोशन करने होते हैं, उसके लिए अपन एडवाइस करेंगे जो इलास्टिक स्टॉकिंग्स है वो अभी एक बार के लिए नहीं लगाएंगे। बाकी अपन प्रायोरिटी वाइज चलेंगे। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, यूज हेड रोल एंड एक्सटेंड द लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटीज ऑन अ पिलो टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शंस। ये हो सकता है हेड रोल, एक होता है अपन जो यूज लेते हैं, उनको अपन यूज ले सकते हैं। और लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, जो अपर की एक्सट्रीमिटी है लेफ्ट साइड की, एंड उसको एक पिल्लो जो लेंगे यूज, उसको उसके नीचे रखेंगे हाथ के और एक्सट्रीमिटीज़ के, ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो, मुड़ाव ना आ जाए, जकड़न ना आ जाए, एक जैसे स्ट्रक्चर लेके ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन ना आ जाए कुल मिला के। तो ऐसा कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, यूज अ बेड क्रेडल टू प्रिवेंट डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फूड। डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फूड, राइट साइडेड ऑफ द ब्रेन हेमरेज और इन सब सिचुएशन में डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फूड नहीं होता है। जनरली इसको रोकने के लिए अपन फूड ड्रॉप वगैरह यूज ले सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है इसमें। बेड क्रेडल वगैरह को लेने के लिए जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन, डू पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज अपन वैसे भी क्यों करेंगे, पेशेंट को तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी है। लाइक उसको राइट साइड का ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो लेफ्ट साइड में उसकी पूरा पैरालिसिस हो गया, इनएक्टिविटी हो गई, तो जो राइट साइड का उसका हाथ वगैरह यूज आ रहे हैं, एक्टिवली काम कर पा रहा है, उनसे उसको गाइड करना है, समझाना है कि इन जो पार्ट एक्टिव है, इनसे अपने जो इनएक्टिव पार्ट है उसको यूज ले, एक्टिविटी करें, जिससे उसमें थोड़ी हलचल हो। फ्यूचर के आउटकम्स के हिसाब से उसको अपने को एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराना है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन नहीं कराना है। तो राइट आंसर इज बी, यूज हैंड रोल एंड एक्सटेंड द लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटीज ऑन अ पिलो टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही और एमसीक्यू सेशन हम कंटिन्यू लाते रहेंगे और सुधार करते रहेंगे आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ओके, थैंक यू।